यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। 2-3 डाउट आए बच्चों को, सर ये 55,200 कहां से आया? एक बात बता, तेरी सैलरी कितनी है? सैलरी का मतलब आपका बेसिक ले लीजिए, डीए इन टर्म्स ले लीजिए। तो ये तुम्हारा बेसिक सैलरी था, ये तुम्हारा डीए इन टर्म्स था। तो भैया इनकी टोटल होगी 480 और 72,000, 5,52,000। तो 5,52,000 का पहले यहां 40% लो और यहां रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 5,52,000। हाँ भाई चलिए। कमीशन क्यों नहीं आया? क्योंकि वो टर्नओवर कमीशन नहीं था। टर्नओवर कमीशन दे रखा होता है तो ही लेना होता है। देखो सैलरी में मैक्सिमम जगह डेफिनेशन बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, बस। चलिए अब एक काम करिए, अरे भाई रेंट पेड 12,500 का है, 12,000 पर मंथ है ना? क्या 16,000 था ना? क्या कर रहा है यार? 16,000 पर मंथ है ना? ये मोटर का क्या करते आगे आएगा, मोटर वाले का क्या करते आगे आएगा। ये अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन होता तो मोटर वाले का क्या करते आगे आएगा, अभी तक पढ़ाया नहीं है वो। चलिए आ जाइए सब लोग अगले वाले नोट पे। और अगला वाला नोट नंबर 11। नोट नंबर कौन सा है? लिखो प्रोविडेंट फंड, हेडिंग दे दो प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हेडिंग दो प्रोविडेंट फंड। एक बात समझो, एग्जाम्पल वाले में वापस ढंग से देख, तूने गलत टाइप किया होगा, गलत लिखा होगा। आज किसी बच्चे का कॉपी आएगा, उसमें से देख के करेक्ट कर लेना, ठीक है? चलिए प्रोविडेंट फंड कौन सा नोट है? नोट नंबर 11। नोट नंबर 11। बस अपने कितने 6-7 नोट ही बचे, टॉपिक कंप्लीट। नोट नंबर लास्ट कितना 18 है, आई थिंक 18 नोट, टॉपिक कंप्लीट, ठीक है? और लास्ट के 3 नोट तो एकदम इजी है। बस ये सैलरी देखो, टॉपिक है ना, सैलरी है इजी। इसमें एक ही ड्रॉबैक है, क्या थोड़ा याद रखना है लिमिट से, ठीक है? वैसा लिमिट से याद रखना है, थोड़ा फॉर्मूला है बस। बाकी ये टॉपिक है इजी। इसमें जितने क्वेश्चन करेंगे ना अपन, नेक्स्ट के 2 दिन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बार बार वही चीजें रिपीट होती जाएगी, तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, प्रोविडेंट फंड। एक बात बताइए, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सब लोग इधर देखो। आपको पता है पीजीपीपी में मैंने बताया था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऐसा पढ़ा था। अब एक बात समझना, बेसिकली प्रोविडेंट फंड होता क्या है, मैं आपको जस्ट बताऊं, कुछ कॉपी मत करना। प्रोविडेंट फंड एक डब्बा होता है। क्या होता है? डब्बा होता है। इस डब्बे में हर साल कुछ ना कुछ पैसा एम्प्लॉयर डालता है। कौन डालता है? एम्प्लॉयर डालता है ना, जिससे कि बेचारे एम्प्लॉय का फायदा हो, तो एम्प्लॉयर डालता है। कुछ ना कुछ पैसा एम्प्लॉय भी डालता है। क्या करता है? डालता है। एम्प्लॉय भी डालता है। तो ये डब्बे में एम्प्लॉयर भी डालता है, एम्प्लॉय भी डालता है पैसा, ठीक है? अब एक बात समझना, हर साल उस प्रोविडेंट फंड में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता होगा। क्या मिलता होगा? इंटरेस्ट भी मिलता होगा। एंड गाइस, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, क्या होता है? रिटायर। जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको उस डब्बे से लमसम पैसा मिलता है। क्या मिलता है? लमसम पैसा मिलता है। तो हम यहां पे ये सीखेंगे कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए एक पीएफ का डब्बा है, मतलब एक फंड है, प्रोविडेंट फंड। उसमें कुछ पैसा एम्प्लॉय डालेगा, कुछ पैसा एम्प्लॉय डालेगा। हर साल कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट अक्रू होता जाएगा, और जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको बड़ा पैसा मिलता है। जब उसके घर वाले उसको, दादाजी को अच्छा अच्छा खाना खिलाना चालू करते हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि रिटायर होते टाइम बहुत लंबा बड़ा पैसा मिलने वाला है यहां पे करके, ठीक है? बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। जैसे आपके दादाजी वगैरह रिटायर हुए होंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई जब रिटायर होते हैं तो बहुत पैसा मिलता है।
उसमें पैसा ग्रेचुइटी का भी मिलता है, उसमें पीएफ का भी बहुत बड़ा पैसा रहता है कि पीएफ का इतना पैसा मिलता है। तो हम जो है वो भाई यहां पे दो पार्ट में इसको सीखेंगे कि जब डालेंगे तब क्या होगा और जब निकालेंगे तब क्या होगा। मतलब जब पीएफ में पैसा डाला जाता है तब क्या होगा टैक्स ट्रीटमेंट, हर साल इंटरेस्ट आएगा उसका क्या होगा, और जब निकालेंगे पैसा रिटायरमेंट का टाइम पे तब क्या होगा। तो हम जो है वो इस पार्ट को प्रोविडेंट फंड को जब पढ़ेंगे तो हर प्रोविडेंट फंड में मैं दो चीजें बताऊंगा कि जब पैसा एम्प्लॉयर डालते हैं हर साल तो क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा तब क्या होगा, और जब रिटायरमेंट के टाइम पे जब पैसा निकालते हैं तब क्या होगा। रिटायरमेंट के टाइम पे जब पैसा निकालते हैं तब क्या होगा। चलिए एक एक प्रोविडेंट फंड पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को अपन एसपीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एसपीएफ बोलता है मेरे दादाजी को 32 लाख रुपया मिला था पीएफ से। भाई साहब तुम तो दिन में एक ही दिन में लखपति हो गए। एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब इधर देखो सब लोग, ए प्लीज अब कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है। इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, कुछ नहीं लिखोगे ठीक है। इधर देखो, सबसे पहला प्रोविडेंट फंड एसपीएफ। बोलो एसपीएफ। तो ये जो एसपीएफ का डब्बा होता है ये मान लो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है एसपीएफ। अब इधर देखना, अगर इसमें कोई भी पैसा हर महीने एम्प्लॉय डालता है तो क्या होगा। मिस जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसका क्या होगा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका क्या होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा एम्प्लॉय भी पैसा डालेगा। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका क्या होगा। तो देखना, समझना सब लोग, इधर ध्यान देना। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, एक एम्प्लॉय बेचारा है जो क्या करता है पीएफ में पैसा डालता है अपना कंट्रीब्यूशन। मुझे एक बात बताओ, जैसे एक एम्प्लॉय है उसका बेसिक सैलरी है 20,000 रुपया, 20,000 पर मंथ का बेसिक सैलरी है, और मान लो उसमें से उसका 4,000 पीएफ का कटता है। क्या हुआ, क्या हुआ? ब्राइटनेस। अच्छा ब्राइटनेस, मुझे गोरा करो। हाँ शर्म आ रही है मुझे तो। अरे भाई रुको ना। हाँ एक बात बताओ मुझे, अपन बात कर रहे हैं पीएफ की। पीएफ में सबसे पहले एसपीएफ। बोलो एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, जैसे मान लो एक बंदा है जो जॉब करता है, उसका बेसिक सैलरी जो है वो मान लो 20,000 है, समझना, और उसमें से उसका पीएफ 3,000 हर महीने कटता है। मतलब 3,000 वो बोलता है मेरा पीएफ में डाल दो, तो उसको पैसा मिलता कितना होगा? 17,000। बट एक बात बताओ, हम सैलरी को टैक्सेबल करते टाइम हम पूरा 20,000 पे टैक्स भर देते हैं। भाई एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी है मान लो 20,000, एम्प्लॉयर बोलता है कि तुम्हारे हर महीने 3-3 में पीएफ का काट के तुम्हारा पैसा जमा करा दूंगा। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, आप टैक्सेबल पूरा कितना करोगे? 20,000 टैक्सेबल कर दोगे? तो मैं बोलूं ये 3,000 जो आप पीएफ में डाल रहे हो इस पे तो ऑलरेडी आपने टैक्स भर रखा है। हाँ भाई, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर मान लो एसपीएफ में होता है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर एसपीएफ में है तो इसको इग्नोर करने का। क्या करने का? इग्नोर, कुछ भी नहीं करने का, क्योंकि भाई इस पे ऑलरेडी आपने टैक्स भर रखा है। एक एम्प्लॉय का सैलरी था 20,000,
एम्प्लॉय का सैलरी में से उसको 17,000 मिलता है, 3,000 वो खुद कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में, तो आपने ऑलरेडी टैक्स भर रखा है 20,000 पे, तो इस 3,000 का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका इग्नोर हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, जो भी ये एसपीएफ का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है अपनी सैलरी में से, इसका एम्प्लॉय एक डिडक्शन ले सकता है, और वो डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C अलाउड। 80C के डिडक्शन क्या होते हैं, 2-3 दिन बाद अपन पढ़ेंगे। तो 2-3 लेक्चर के बाद जब मैं आपको डिडक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां 80C के डिडक्शन पढ़ाऊंगा, तो यहां पे 80C का डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगा खुद के कंट्रीब्यूशन पे। तो देखो, जब पैसा डाल रहे हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर मारो, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स भर रखा है। अब एक बात बताओ, इस पीएफ में जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो मुझे बताओ एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है? भाई एक बात बताओ, ये आपका, ये एम्प्लॉय का पीएफ है, उसमें एम्प्लॉयर हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है? बोलो, हो रहा है? हो रहा है फायदा। लेकिन गाइस, ये जो भी फायदा होगा ये एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब एक बात समझो, इस पीएफ में आपका हर साल इंटरेस्ट भी आता होगा। भाई इंटरेस्ट अक्रू होता होगा ना, इंटरेस्ट जमा होता होगा ना। अब देखो, इंटरेस्ट कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन पे होता होगा? एक तो एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन है, उस पे इंटरेस्ट आता होगा, और जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया होता उस पे भी इंटरेस्ट आता होगा। तो मैं बोलूं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, और एक इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। भाई एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया था, जमा हुआ होगा, उस पे इंटरेस्ट हर साल आता होगा, और एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया था उस पे भी इंटरेस्ट आता होगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं ये दोनों ही इंटरेस्ट जो है जमा होते हैं, ये एग्जेम्प्ट है, ये कोई भी टैक्सेबल नहीं है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ये भी आपका एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट। अब एक बात समझना, रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा, उसका क्या होगा? तो देखना, हां, एसपीएफ में से लमसम अमाउंट received by employee on रिटायरमेंट पे जो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा गाइस, ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(11) करके, ठीक है। तो कुल मिला के एक बात बताओ, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, बोलो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट कंपनीज पे लगता है, जैसे रेलवे पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उन पे एसपीएफ लगता है। एसपीएफ में देखो, जब डालेंगे तो क्या होगा, तो डालते टाइम इधर देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, बोलो इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट बोलो, टैक्स नहीं लगेगा उस पे, और उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट, और जब लमसम पैसा रिटायरमेंट में मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट। मतलब मैं बोलूं, पैसा डाला तो भी एग्जेम्प्ट, हर साल इंटरेस्ट आया वो भी एग्जेम्प्ट, लास्ट में पैसा मिला वो भी एग्जेम्प्ट। मतलब आपको अगर एग्जाम में कहीं भी सैलरी में दिख जाए कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, नाम भी दिख जाए, उसको इग्नोर करना है, क्योंकि एग्जेम्प्ट है। क्या है वो? एग्जेम्प्ट, कुछ भी टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं। मतलब पैसा हर साल डालेंगे तब भी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट हर साल अक्रू होगा तो भी एग्जेम्प्ट है, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा ऐसा कि सभी एग्जेम्प्ट है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, जहां पे भी अगर पैसा दिख जाए एसपीएफ तो एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट अक्रू हुआ, एग्जेम्प्ट, लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे लंबा बड़ा पैसा मिला वो भी एग्जेम्प्ट। तो कॉपी करो, कॉपी करो। इंटरेस्ट हर साल अंदर एक्यूमुलेट होता है ना, फिर रिटायरमेंट के टाइम पे एक साथ में करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, एक साथ में घर वाले खुश हो जाते हैं, पार्टी मना लेते हैं। जितने वो बेटे होते हैं, जितने वो बहुएं होती है, बहू ऐसे पैर दबाने लग जाती है, ससुर जी। अब ससुर जी को पता नहीं 4 साल बाद क्या होने वाला है, वही खीर में जहर मिला के देने वाली है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है। देखो, इग्नोर का मतलब तो यह है कि भाई आपने टैक्स भर के पैसा डाला है तो उसमें कौन सा कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, ये बेनिफिट हो रहे हैं और ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट है। जॉब हो तो गवर्नमेंट जॉब, वरना जॉब ही ना हो। एम्प्लॉयर ने अब जो खर्चा किया, आप बोलोगे ये एम्प्लॉयर का तो खर्चा है, तो एम्प्लॉयर को अलाउ होता है पीजीबीपी में, पीएनडल बनाते टाइम अपन ने एक सेक्शन 36 पढ़ा था ना, जिसमें बोला था एसपीएफ में पैसा डाला, आरपीएफ में डाला, एजीएफ में डाला, एएसएफ में डाला, अच्छे अच्छे नाम है तो अलाउ हो जाएगा। यूआरपीएफ में डाला, अनरिकची, वो डिसअलाउड होता था। तो वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब अपन पढ़ रहे हैं एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एक खजूर। एटीसी छोड़ दीजिए, एटीसी क्या होता है इसको छोड़ दीजिए, आप लिख के रख लीजिए, एटीसी पढ़ेंगे 2 दिन बाद तो आ जाएगा। हाँ, चलिए, ओ भाई, संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और जगह का नाम, उसको संज्ञा बोलते हैं, ऐसे कुछ है। एक क्रिया किसको बोलते हैं? क्रिया, क्रिया, ऐसा कुछ आता है ना हिंदी में, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, पर्यायवाची शब्द। मतलब तुम्हारी और हमारी हिंदी एक जैसी ही है। कोई इंग्लिश में पढ़ा होगा, उसको तुम बोलोगे ना कि भाई क्रिया किसको बोलते हैं, सर्वनाम किसको बोलते हैं, विश्लेषण किसको बोलते हैं, विशेषज्ञ किसको बोलते हैं, वो बोलेगा ये क्या है। हाँ भाई, जो कोई मर जाता है उसके 11 दिन में होने वाली चीज को क्रिया बोलते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है भाई, फैन हो गया मैं तुम्हारा। चलिए, टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर, 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 हाँ, कर। और टैक्सेशन को बोलते हैं कराधान, कराधान। इनकम टैक्स को बोलते हैं आयकर, आयकर, आयकर विभाग होता है ना, आयकर, आयकर, आयकर। ये हो गया कॉपी करके, सबका हो गया ये? अरे भाई, हो गया ये? चलिए, हाँ, चलिए, डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को अप्रत्यक्ष कर। बोलोगे क्या पढ़ रहे हैं सर? चलिए, दूसरा लिखिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या हुआ? दूसरा लिखिए, अंश रुक जाइए, अभी समझेगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। दूसरा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, पहला था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अब दूसरा क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इधर देखो सब लोग, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मैं इधर से थोड़ा कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा चीटिंग नहीं, वापस ये एरो बनाने में बहुत टाइम लगता है, पता है तुमको। चलो इधर देखो, इधर देखो,
फालतू दिमाग खराब मत करो, इधर देखो। चलिए इधर देखिए सब लोग, इधर देखिए। आरपीएफ बोलो, आरपीएफ। आरपीएफ जो है इसका मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या बोलेंगे? अब एक बात समझना, अगर एम्प्लॉय ने पैसा डाला आरपीएफ में तो वो तो इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स भरने के बाद पैसा डाल रहा है। जैसे एक एम्प्लॉय का सैलरी है 20,000, बेसिक सैलरी 20,000 है, वो क्या करता है 3,000 अपना पीएफ का कटवाता है तो 17,000 ले लेता है, बट उसके लिए टैक्सेबल तो पूरा 20,000 हो गया है ना। तो ये जो पैसा डाला है ये तो उसने टैक्स भरने के बाद डाला है ऑलरेडी, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, अगर एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में पैसा डाला तो क्या होगा? ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है पता है? कि ऐसा प्रोविडेंट फंड होता है जिसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले रखी होती है, रिकॉग्निशन ले रखी होती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? तो लॉ मेकर्स बोलते एक बात बताओ, एम्प्लॉय के फायदे के लिए एम्प्लॉयर ने पैसा डाला तो एम्प्लॉय को फायदा हुआ? एम्प्लॉय को फायदा हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से गाइस यहां पे एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलेगा, बट एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलेगा ओनली एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। मतलब जितना सैलरी है उस सैलरी का 12% तक अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो एग्जेम्प्ट है, 12% से ऊपर वाला है तो टैक्सेबल होगा। लेकिन आप बोलोगे सर सैलरी का मतलब क्या है यहां पे? तो मैं बता दूं, यहां पे भी सैलरी में आपका लेने का बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स वाला एंड प्लस टर्नओवर कमीशन। सैलरी का मतलब यही, आपका एक तो बेसिक ले लो, एक डीए इन टर्म्स ले लो एंड टर्नओवर कमीशन ले लो। 12% तक सैलरी का अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर किया है तो टैक्सेबल है। तीसरा, हर साल जो इंटरेस्ट आएगा सर, इंटरेस्ट का क्या होगा? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो पीएफ में हर साल इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन पे एज वेल एज एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, तो उसमें आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा इंटरेस्ट अप टू 9.5% पर एनम। मींस हर साल अगर 9.5% तक इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होता है, वो एग्जेम्प्ट है। अगर उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है पीएफ पे तो एक्सेस वाला है वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। एंड गाइस, जो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(12) करके। तो चलिए इधर देखिए सब लोग, कुछ मत लिखिए, रुकिए, इधर देखिए। सबसे पहले आरपीएफ बोलो, आरपीएफ। आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो इग्नोर, क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है यार, वही तो पैसा बेचारा डाल रहा है, तो उसको कुछ नहीं करने का। एम्प्लॉयर ने आपके लिए कंट्रीब्यूशन किया तो आपको फायदा हुआ फायदा एम्प्लॉय को। तो उसकी सैलरी का अगर 12% तक कंट्रीब्यूशन किया तो एग्जेम्प्ट है, 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया तो ज्यादा वाला टैक्सेबल है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10 लाख है, मान लो बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर 10 लाख है। हमने उसके लिए मान लो 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन किया, तो 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन किया तो हमने तो 15% किया है, तो 150 में से 1,20,000 तक का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है और 30,000 उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 30,000 उसके हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल। अब जो फंड जमा हुआ उस पे हर साल इंटरेस्ट जमा होता जाएगा, अक्रू होता जाएगा, हर साल इंटरेस्ट जमा होता जाएगा। तो इंटरेस्ट जो जमा हो रहा है अगर वो इंटरेस्ट अप टू 9.5% पर एनम है तो एग्जेम्प्ट है, 9.5% से ज्यादा है तो ज्यादा वाला क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है। क्या है? पूरा एग्जेम्प्ट। मजे करो करके, ठीक है, पार्टियां दो, सबको ऐसे खाना वाना रखो, भोज रखो, भोज करके भंडारा करो। आपको पता है तुमको रिटायरमेंट के टाइम में भंडारा भी होता है भाई साहब, रिटायरमेंट के टाइम पे भंडारा होता है, पूरे गांव को बुलाते हैं, सबको ऐसे मतलब जीवन कराते हैं कि जीवन करो, तुम्हारे मराठी में क्या बोलते हैं? जेवण, जेवण करो करके, ठीक है, तो सबको ऐसे भाई साहब खिलाते हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, बोलो एग्जेम्प्ट है। अब एक बात समझना, इधर देखना, ये रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा
ये एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन गाइस इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये एग्जेम्प्ट तभी होगा जब आपने एटलीस्ट 5 साल का सर्विस दिया है। कितने साल का सर्विस दिया? 5 साल। मतलब 5 साल आपने दुख देखा है, 5 साल आपने सर्विस दिया है, तो जो भी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। बोलो एग्जेम्प्ट है। बट अगर 5 साल से कम का सर्विस दिया है, तो बाबू जितना एग्जेम्पशन पहले आपने लिया था ना, ये वाला, ये वाले में से, ये वाले में से एग्जेम्पशन लिया होगा, उतना पैसा वापस जो मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो देखो, अगर 5 साल का सर्विस हुआ है तो जो भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्जेम्प्ट। बट अगर 5 साल का सर्विस नहीं, किसी ने 3 साल के सर्विस के बाद रिटायर हो गया, तो फिर भाई जितना आपने डालते टाइम एग्जेम्पशन लिया था, जैसे ये एग्जेम्पशन लिया था, एज वेल एज आपने इंटरेस्ट पे भी एग्जेम्पशन लिया था, तो जितना एग्जेम्पशन पहले लिया था वो वाला अमाउंट अब रिटायरमेंट के टाइम पे जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। लेकिन एक बात समझना, एक बेचारा एम्प्लॉय है, उसका 5 साल का सर्विस नहीं हुआ, तो जो मिलेगा वो टैक्सेबल है। बट 3 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, भले 5 साल का सर्विस नहीं हुआ। कौन से केसेस में? या तो एम्प्लॉयर का धंधा ही बंद हो जाता है। एक बात बताओ, बेचारे ने जॉब ज्वाइन किया, 3 साल हुआ था, इतना एकदम पनौती था बंदा, उसके एम्प्लॉयर का धंधा ही बंद हो गया, उसका बिजनेस ही शट डाउन हो गया। तो शट डाउन हो गया, उसमें बेचारा उसकी क्या गलती करके, ठीक है, तो जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। या फिर मान लो बेचारा बीमार पड़ गया, इल हेल्थ हो गई। क्या हो गई? इल हेल्थ। उसको बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया, उसकी वजह से वो काम ही नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? काम ही नहीं कर पा रहा है। तो जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। या फिर उसने क्या किया, 5 साल के अंदर अंदर जॉब चेंज कर दिया, और उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला है कि मेरा जो फंड में पैसा पड़ा है ये मुझे दे मत, अभी दे मत, दे मत, दे मत, दे मत। मेरा जो फंड में पैसा पड़ा है वो मेरे नए एम्प्लॉयर के फंड में ट्रांसफर कर दे। किस में ट्रांसफर कर दे? नए एम्प्लॉयर के फंड में ट्रांसफर कर दे। तो जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, मतलब मिलेगा ही नहीं ना उस टाइम, तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो वापस से आरपीएफ बोलो, आरपीएफ। आरपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट मिलेगा वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट, रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिला वो भी एग्जेम्प्ट। बट कंडीशन यही है, 5 साल का सर्विस होना चाहिए। डन। एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता कि 5 साल से पहले जॉब छोड़ दिया एंड ऑल, ऐसा नहीं पूछता है, 5 साल का सर्विस होना चाहिए। डन। चलिए एक काम करिए, जो आपको बोर्ड पे दे रखा है ऐसा ही ड्रॉ करके चापो। सोमिल भाई, सर आप दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकते वरना पाप लगेगा। आज तो किसी को अलग नहीं किया। चलो, दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। सर 12% से ज्यादा पर, अरे रुकना बाबू चेतन, कहां अटक गए? हम तो अटक गए हैं। गाना गाऊं मैं? कौन सा? ए भाई प्लीज, आवाज क्यों कर रहे हो?
चलिए डन। ये भाई ये ट्रेन वाला, ट्रेन मेरे को क्या तुम ट्रेन वाला समझते हो? ये लोगों का रिक्वेस्ट कैसा होता है, आप गाना ट्रेन वाला गाओगे, ठीक है? चुप बैठो, कोई मैं गाना नहीं गाऊंगा। अरे पहले कॉपी करो ये। मतलब इनको लगता है मैं ट्रेन में, सच में बचपन में ट्रेन में गाने गाता था, ठीक है, 2 पत्थर हाथ में लेके। राजस्थानी गाना मेरे को नहीं आता है। चलिए, ये बोलता गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। चलिए, ए भाई प्लीज प्लीज। ये बोलता है आप लोग बहुत अच्छा गाते हो इसलिए हम आपको बोलते हैं। तुम बोल के भी तो क्या बोलते हो कि ट्रेन वाला गाओ। मेरे को दूसरा आता ही नहीं। चलो प्लीज, हाँ 11 बजे बाद गाना गाऊंगा मैं पक्का। आज मैं सीखूंगा, मैं भी सीख रहा हूं दिमाग में। चलो ए भाई प्लीज, ओ भाई इसके नीचे लिखो नोट, इसके नीचे लिखो नोट, इसके नीचे लिखो नोट, लिखो नोट, लिखो नोट में, नोट नंबर 1 लिखो, लमसम अमाउंट रिसीव्ड, लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आरपीएफ, lump sum amount received from RPF is exempt under section 10(12). Lump sum amount received from RPF is exempt under section 10(12) if employee has rendered service of 5 years or more. If employee has rendered service of 5 years or more. If employee has rendered service of 5 years or more. Full stop. If employee has rendered service less than 5 years, if employee has rendered service less than 5 years, less than 5 years, then exemption claim earlier, less than 5 years, then exemption claim earlier, exemption claim earlier in respect of employer's contribution, in respect of employer's contribution, in respect of employer's contribution and interest shall be withdrawn. Employer's contribution and interest shall be withdrawn. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए, however in the following 3 cases, however in the following 3 cases exemption shall not be withdrawn. However in the following 3 cases exemption shall not be withdrawn. However, in the following 3 cases, exemption shall not be withdrawn, even though service is less than 5 years. Even though service is less than 5 years. Even though service is less than 5 years. लिखो उसमें पॉइंट नंबर ए करके, एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू इल हेल्थ, एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू इल हेल्थ, एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू इल हेल्थ। दूसरा लिखो,
एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, एंड लास्ट लिखो एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड with the instruction that employee has retired with the instruction that his balance in RPF should be transferred to new employer. His balance in RPF should be transferred to new employer or NPS कैसे लिखो? NPS अंडर सेक्शन 80CCD ऐसा लिखो, NPS अंडर सेक्शन 80CCD। तो आपने क्या लिखा लास्ट वाला पॉइंट? एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड विद द इंस्ट्रक्शन दैट हिज बैलेंस इन आरपीएफ शुड बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू एम्प्लॉयर और द एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD। तो देखिए अपन ने 2 पीएफ पढ़े अभी तक, एक तो था एसपीएफ में तो एग्जेम्प्ट। इसमें कैसा है, पैसा डालोगे तो एग्जेम्प्ट है बट लिमिट है, इंटरेस्ट भी आएगा तो एग्जेम्प्ट है बट लिमिट है, पैसा मिलेगा तब एग्जेम्प्ट है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे यूआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो लिखो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन स्कीम, इसको छोड़ दो, 80CCD अपन डिडक्शन में पढ़ेंगे तब आपको समझ जाएगा। चलिए तीसरा क्या लिख रहे हैं आप? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। चलिए आप लोग एक बार इधर देखिए, चलिए ए भाई एक बार कुछ मत लिखिए, पेन्स डाउन, पेन रख लो वहीं पे, पेन्स डाउन, कुछ मत लिखिए, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ रहे यूआरपीएफ, बोलो यूआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें जब एम्प्लॉय ने खुद का कंट्रीब्यूशन किया तो इग्नोर करने का, क्या करने का? इग्नोर, क्योंकि उसने टैक्स भरने के बाद ही ये पैसा डाला है। जैसे एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी था 20,000, उसमें से 3,000 उसका पीएफ का कटा, उसको मिला 17,000, बट उसने टैक्स तो पूरे 20 पे भर दिया है। अरे बोलो हाँ। अब एक बात समझना, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के फायदे के लिए जा रहा है तो एम्प्लॉय को फायदा मिल रहा है, बोलो मिल रहा है। लेकिन गाइस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जब पैसा डाल रहे हैं तब एग्जेम्प्ट है, पूरा एग्जेम्प्ट है, समझना। इंटरेस्ट जो हर साल क्रेडिट होगा वो इंटरेस्ट भी पूरा एग्जेम्प्ट है। अब बोलोगे इसमें मजा आ गया कि एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन हर साल करेगा यूआरपीएफ में वो एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट हर साल जितना क्रेडिट होगा वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन गाइस जब पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा, बोलो मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। और ये टैक्सेबल कैसे होगा समझने की कोशिश करना। जब पैसा उसको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा तो मैं बोलूं उस पैसे के 4 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से 4 कंपोनेंट होंगे बताओ मुझे? एक तो होगा एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, एक होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और एक एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, और एक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। अब एक बात समझना, एक तो होगा एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एक बात समझना, एक बात बताओ मुझे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एम्प्लॉय ने जब पैसा डाला था तो एक बात बताओ, इसको इग्नोर किया था, क्यों? क्योंकि इस पैसे पे ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ था। अरे बोलो हाँ। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका सैलरी 20,000 है,
उसमें से मान लो 3,000 पीएफ का कटा, आपको मिला 17,000, तो भी आपने टैक्स पूरे 20 पे भरा है। तो ये 3,000 रुपया जो था वो तो टैक्स भरा हुआ पैसा था ना, और वो एम्प्लॉय ने डाला, अब वही वाला पैसा वापस मिल गया। तो वही वाला पैसा वापस मिल गया, तो मैं बोलूं इस पे तो ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है, तो इसको वापस क्या करने का, इग्नोर। जैसे एक एग्जांपल लेते, इधर इधर देखो, जैसे एम्प्लॉय ने खुद ने पैसा डाला, इसमें 20,000 एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉयर ने भी पैसा डाला 20,000, अब हर साल उस पे इंटरेस्ट आया, मान लो इंटरेस्ट आया इस पे 5,000, इस पे भी इंटरेस्ट आया 5,000। तो मुझे बताओ रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कितना पैसा मिला, एक तो ये 20,000 मिला, एक ये 20,000 40,000 मिला, और एक ये 5,000 मिला, एक ये 5,000, टोटल 50,000 मिला। अब 50,000 में से मुझे बताओ ये 20,000 जब डाला था तो इस पे तो ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ था, वही तो वापस मिला है, तो वो आपको इग्नोर करने का, क्या करने का, इग्नोर। लेकिन अगर इंटरेस्ट मिला ऑन द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मैं बोलूं ये तो फायदा हुआ था। जब इंटरेस्ट हर साल अक्रू हो रहा था तब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया था, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा, और ये टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब एक बात समझना, और क्या क्या मिलेगा इसमें से, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। गाइस ये जो दोनों चीजें हैं ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जब एम्प्लॉयर ने पैसा डाला था तब एग्जेम्प्ट किया था, और उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा था तब भी एग्जेम्प्ट किया था। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा, और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, टैक्सेबल अंडर सैलरी। चलिए इधर देखिए सब लोग, वापस से मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं, आप कुछ मत लिखिए, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हम पढ़ रहे यूआरपीएफ, बोलो यूआरपीएफ। यूआरपीएफ में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, गंदा वाला फंड है, क्या है, ची वाला अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, क्या करने का, इग्नोर, और यहां पे एटीसी में डिडक्शन भी नहीं मिलता। जैसे ऊपर दौर में क्या था कि जब आरपीएफ में पैसा डालता था एम्प्लॉय, एसपीएफ में पैसा डालता था तो उसको डिडक्शन मिलता था एटीसी में, यहां डिडक्शन नहीं मिलता, इग्नोर करने का अमाउंट को, क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स भरने के बाद वो पैसा डाला है, उस पर टैक्स भरा हुआ है पहले से। उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट जमा होगा तब एग्जेम्प्ट है। लेकिन बाबू जब रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा तो क्या होगा, टैक्सेबल। अब एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन जो होता है उस पे तो ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है, तो वो जो पैसा मिलेगा वो इग्नोर करने का, क्या करने का, इग्नोर। बट एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आया वो टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एंड गाइस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आया वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड सैलरी। अब एक बात समझना, मैं एक बार तीनों को वापस से रिवाइज करा रहा हूं, देखिए इधर देखिए, सबसे पहले एसपीएफ, बोलो एसपीएफ। एम्प्लॉय का इधर इधर से एम्प्लॉय आएगा, इधर से एम्प्लॉयर आएगा, इधर से एम्प्लॉय के उस पे इंटरेस्ट आएगा, एम्प्लॉयर के उस पे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एसपीएफ, एसपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट। तो ये एग्जाम में एग्जेम्प्ट नहीं आएगा करके, ठीक है। उसके बाद आरपीएफ, बोलो आरपीएफ। आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए इंटर्न्स प्लस टर्नओवर कमीशन। जो इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, वो एग्जेम्प्ट है अप टू 9.5% पर एनम। और रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट, क्या है, एग्जेम्प्ट, 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद यूआरपीएफ, बोलो यूआरपीएफ।
एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम, इंटरेस्ट मिलेगा वो सब एग्जेम, रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल। एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, क्योंकि उस पर टैक्स भरा हुआ है, उसके कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो आईएफओएस में टैक्सेबल। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो तुम्हारे सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। चलो लिखो। हाँ गोपाल भाई, गोपाल भाई, भाई है मैं भाई, गोपाल भाई। कॉपी करो, और जिसका कॉपी हो जाए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 देखना। जिसका कॉपी हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 21। आप मुंबई आ रहे हो, मैं मुंबई से ही हूं, ठीक है। हाँ, मैं सच्ची मुंबई को मिस कर रहा हूं, पता बहुत दिन हो गए मुंबई गए हुए। मुंबई को मिस कर रहा हूं यार। 2008 से मुंबई में हूं, कितने साल हो गए 2008 से अब तक? 16-17 साल हो गए। हाँ? अरे मुंबई आर्टिकलशिप के लिए आया था ना, तो मैं उसके बाद से इधर ही, पहले राजस्थान में था। थोड़ा इसको नीचे लूं, ऊपर एरो एरो वाले चारों हो गए ना। नीरज भाई यस, वो तो फिर घर वालों को मिलेगा ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए डन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 7। हेलो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए सब लोग। चलिए एक बात समझिए, ए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है। मिस्टर बी is working in XYZ Limited and has given the detail of his income for the previous year 23 choice. You are required to compute his gross salary from the detail given below. आपको डिटेल दे रखी है, उससे आपको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है। ऑनलाइन वाले बच्चों की चैट नहीं आ रही है मेरे पास यहाँ पे, तो पता नहीं, शायद आपका नेटवर्क इशू है, मेरा नेटवर्क इशू है, बट है। अगर ऑनलाइन वालों जिंदा हो तो एक बार मैसेज कर लो, ठीक है? मतलब अभी लाइव हो तो ऐसे लाइव, मतलब जिंदा भी हो सकता है ना। नेट आ रहा है ना पक्का? हाँ, यस पीपल, यस पीपल। चलिए अब एक बात समझना, आपको ग्रॉस सैलरी निकालना है। बोलो क्या निकालना है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी दे रखा है, तो बेसिक सैलरी पूरा टैक्सेबल होगा। डीए दे रखा है 8,000 पर मंथ, पूरा टैक्सेबल होगा, बट 50% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो फॉर्मूला में 50% ही आएगा, बट टैक्सेबल तो पूरा होगा ना। कमीशन एज परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर है, वो 0.1% है। टर्नओवर दे रखा है 50 लाख, तो 50 लाख का 0.1% आपका टर्नओवर कमीशन होगा। बोनस पूरा टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, यहां ग्रेचुइटी दे रखा है 25,000, बट ये नहीं दे रखा कि ये रिटायर हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं दे रखा है। एक बात बताओ, तो ये मैं ये मानूंगा ग्रेचुइटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट है, और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो पूरा टैक्सेबल होता है, पूरा टैक्सेबल। हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, उसने खुद का आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया 20,000, उसको क्या करने का? इग्नोर। उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, मतलब उसके एम्प्लॉयर ने डाला 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, और इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है 13%, तो मैं बोलू 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा, बाकी वाला टैक्सेबल होगा। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 21। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी कितना आया? गलत है, गलत है। पेन ला। वो यूपीआई वगैरह नहीं लेता क्या? उसको बोलना कि चिटिंग कर रहा है, वो ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है।
चलो अब इधर देखो, अब इधर देखो, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। चलिए फटाफट फटाफट लिखते जाइए। सबसे पहले आपका बेसिक सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी 10,000 है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। डीए कितना है? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आया? 96,000 पूरा टैक्सेबल होगा। जो डीए होगा वो डीए टैक्सेबल तो पूरा होगा। अब एक बात समझना, डीए के बाद आपका डीए के बाद हाँ, डीए के बाद तीसरा क्या है? टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन कितना है? 50 लाख का 0.1%, कितना आया? उसके बाद क्या है? ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में मिला 25,000 पूरा टैक्सेबल। ग्रेचुइटी के बाद बोनस भी है, कितना है? हाँ, 40,000। हाँ, बोनस आपका 40,000 है। बस सब हो गया। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ बचा है। चलो इधर देखो सब लोग, यहीं पे गलती करोगे तुम लोग। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ कितना दे रखा है? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। यहां क्या दे रखा है? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो आपका बेसिक सैलरी तो 1,20,000 है ना, तो इसका 20% कितना होगा? 24,000। बट एग्जेम्पशन लेते टाइम अपन एग्जेम्प्ट कितना लेंगे पता है? 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी में आएगा बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। तो एक बात बताइए, आपका बेसिक सैलरी आपका 1,20,000 है, डीए इन टर्म्स कितना? आधा होगा, 48,000 है, एंड टर्नओवर कमीशन 5,000 है, 1,70,000। तो 1,73,000 मल्टीप्लाई बाय 12% कितना होता है? 20,760। इतना आपका लेस कर दो, बाकी बचेगा वो टैक्सेबल। 3240 3240। एंड लास्ट वाला इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ आपको 13,000 दे रखा है, बट ये तो 13% है, तो लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन कुछ नहीं है, ये एग्जेम्प्ट लिखो, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। तो मैं बोलूं 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, तो 9,500 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दोगे तो इतना एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना होगा? 3,500। जो बचेगा वो ग्रॉस सैलरी। कितना आया? 2,92,740। 2,92,740। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर ये हो गया हो तो।
इसमें कोई नोट्स लिखने जैसा कुछ है नहीं। चलिए, जिसका सही था अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या, ए भाई प्लीज आवाज नहीं, आवाज नहीं प्लीज। एक बात समझिए, चेतन भाई, आदर्श भाई, सान्या बहन, एंजल, मुस्कान। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर ए रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन 31 दिसंबर 2023। इस साल ये बंदा रिटायर हो गया आफ्टर रेंडरिंग द 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। 25 साल दुख देखा था। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम और इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। इस साल में जब रिटायर हुआ तब तक उसकी बेसिक सैलरी 16,000 पर मंथ थी, 9 मंथ का। डीए जो है वो 8,000 पर मंथ था, जिसमें 50% इन टर्म्स वाला है। लमसम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एक बात बताओ, ये कौन सा ची वाला फंड है? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जब पैसा मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो सैलरी में टैक्सेबल होगा। 6 लाख रुपया इसको मिला। कितना मिला? 6 लाख। इस साल इसने पीपीएफ में कुछ पैसा और डाला, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो उसका डिडक्शन मिलता है एटीसी में, बाद में पढ़ेंगे, ये छोड़ दीजिए अभी के लिए। आगे क्या दे रखा है आपको? जो पूछा है इस क्वेश्चन में, ये इंफॉर्मेशन ऐसे ही फालतू की दे रखी है। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि ये जो 6 लाख मिला यूआरपीएफ का, उसका क्या होगा, ये क्वेश्चन रहेगा लास्ट में। देखिए, आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 2,20,000। भाई जो ये 6 लाख मिला है, इसमें से एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 220 था एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 50 था। तो मैं बोलूं ये 220 और 50 है, ये कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में। दूसरा, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 270 है और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है वो 60,000 है। तो मैं बोलूं ये 60,000 कहां पे टैक्सेबल होगा? आईएफएस। तो ये 220 और 50 ये तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। ये 60,000 कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में। और 270 क्या करने का? इग्नोर। अब एक बात समझना, अब एक बार इसको टोटल करके देखो, 6 लाख आ रहा है नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने गलती किया था पहले। 220 50 प्लस 60 प्लस 270 कितना आता है? आ रहा है ना 6 लाख। ठीक है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो इसके लिए टैक्सेबल क्या क्या होगा? एक तो ये टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा एंड ये टैक्सेबल होगा। अगर ये ठीक है तो देखिए आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये 270 तो सैलरी में और ये आईएफओएस में। ये नोट अगर नहीं भी समझे तो छोड़ दो। बोलो डन। आर्य 0.1% क्यों लिया है? क्योंकि उसमें 0.1% ही बोला था ना टर्नओवर का कमीशन। लास्ट 3 मिनट, 3 मिनट बचे। 3 मिनट कितने बचे हैं? 3 मिनट। आप एक काम करिए, आप जहां लिख रहे थे उसके बाद डेट साइड छोड़ दीजिए। डेट साइड मतलब ऐसे ऐसे वाला
एक पेज, हाँ एक पेज, ऐसे ऐसे वाला एक पेज छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे वाला एक पेज, और फिर लिखिए नोट नंबर 12, सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड, और उसमें पहला लिखिए अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, सबसे पहला लिखिए अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अब एक बात समझना गाइस, ये अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड क्या होता है? सब लोग इधर ध्यान दे दीजिए, सब लोग। ये सुपर एनुएशन क्या होता है? जैसा पीएफ होता है ना, वैसे का वैसे सुपर एनुएशन भी होता है। पीएफ में हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं, सुपर एनुएशन में पूरे साल में पैसा डालते हैं, एक साल का लमसम डाल दिया, दैट इज कॉल्ड सुपर एनुएशन। अब एक चीज समझना, अगर सुपर एनुएशन फंड में पैसा डाला और वो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, बोलो कौन सा है? अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। उसमें एम्प्लॉय भी पैसा डालता है, एम्प्लॉयर भी डालता है, इंटरेस्ट भी आता है। अब एक चीज समझना, अगर एम्प्लॉय ने पैसा डाला तो उसको इग्नोर करो, लेकिन गाइस इस पे आपको डिडक्शन मिल जाता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिल जाता है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एग्जेम्प्ट होता है, बट उसकी एक लिमिट है, दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू 7,50,000 पर एनम। मींस पूरे साल का एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 7,50,000 पर एनम अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7। एक क्लॉज आता है 17(2)(7), उसमें आपका 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है। जो भी इंटरेस्ट हर साल एक्यूमुलेट होता है वो भी एग्जेम्प्ट है, और रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है। अंडर सेक्शन 10(13) करके उसमें एग्जेम्प्ट हो जाता है पूरा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, बोलो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। पासवर्ड सही नहीं है, दूसरा लिख, उसको मैसेज कर ले, बोलना ये डाल। अब यार मेरे एटीएम कभी यूज ही नहीं करता मैं, तो एटीएम का पासवर्ड कैसे याद रहेगा मुझे? गूगल पे चलता है आजकल। हाँ हाँ, पूरा खाली कर दे, ठीक है। हाँ चलो इधर देखो, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, बोलो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन मतलब हर साल उस फंड में कुछ ना कुछ पैसा साल में डालते हैं। एम्प्लॉय ने डाला, इग्नोर करो। एम्प्लॉयर ने डाला अप टू 7,50,000 पर एनम तक एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट है, पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। कॉपी कर लो उसको, बस बस बस, इसके बाद में हम लोग फ्री। हाँ कोई भी गा लोगे, ट्रेन वाला भी छोड़ो। कौन परदेसी परदेसी जाना नहीं, ओ जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा भूल न जाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ओ जाना नहीं, मुझे छोड़ के
जब जब तेरी याद हमें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। हाँ, कॉपी करो ये। बोलते मेरी मम्मा हंसे जा रही है। बोले ऐसे इसको, ऐसे को किसने प्रोफेसर बना दिया? एक बच्ची बोलती है मेरी मम्मा भी हंस रही है। बोले ऐसे को किसने प्रोफेसर बना दिया? क्या बताया अब तुमको? एक क्वेश्चन है, वो बार बार बोलता है आपने वो नाक तो पोछा ही नहीं। अरे यार, इसको उसी में ध्यान भाई। डीटी का कोर्स कंप्लीशन का टेंटेटिव डेज 10 तारीख। 10 तारीख। 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन और लगेंगे सैलरी में, 2 दिन डिडक्शन में, 3 दिन टीडीएस में, बस हो गया। और रिटर्न फाइलिंग में आधा दिन। बाद में आऊंगा ना, मैं वापस आऊंगा। चलो ये तो हो गया बस। ये परदेसी ट्रेन वाला ही तो था। तो कौन सा? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। उसके आगे तो आता ही नहीं मुझे। चले सोमिल भाई, चलिए लास्ट ये लिखा आपने अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अब लिखो अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। और फिर लिखो ट्रीटमेंट सेम एज अनअप्रूव्ड, सॉरी, ट्रीटमेंट सेम एज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ। ट्रीटमेंट सेम एज यूआरपीएफ, ट्रीटमेंट सेम एज यूआरपीएफ। हाँ, मैं गाना अच्छे से नहीं गाया मैंने। ट्रीटमेंट सेम एज द यूआरपीएफ। अब एक बात समझो, चलिए, ट्रीटमेंट सेम एज यूआरपीएफ, अन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ट्रीटमेंट सेम एज यूआरपीएफ, डन। अब एक बात बताओ, आप लोगों को आज ज्यादा पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है? आज सिर्फ 2-3 नोट ही पढ़ाए हैं। एक तो आपको आज पढ़ाया है अलाउंसेस। क्या पढ़ाया है? दूसरा आपको पढ़ाया है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। और तीसरा पढ़ाया है सुपर एनुएशन फंड। बस आज के लेक्चर में 3 को छोड़ के कुछ नहीं पढ़ाया। आपको घर पे जाके रिवाइज करके आना है। क्या करना है? रिवाइज। और कुछ होमवर्क होता है तो लिख लो। मैं बता रहा हूं क्या हो सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में लिख लो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्राइबल एरिया अलाउंस, 2 ही तो है उसमें, है क्या? और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क 1 2 3 4 5 6 7 तक सब हो चुका है। 5 होमवर्क लिखा आपने? चलो चलिए डन। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। नाउ चलिए, नाउ आपके लिए एक टेस्ट पेपर है, क्लास में ही सॉल्व करना है। बुक बंद कर दो, सिर्फ एबीसीडी मल्टीपल चॉइस, 5 एमसीक्यू, 5 ये चल रहा है क्या? पासवर्ड नहीं चल रहा? हाँ?
यस पीपल। चलिए, तो यहां पे आपके पास 5 एमसीक्यू है, 5 नहीं 6, 5 ही है, 5 एमसीक्यू है। हर एमसीक्यू के लिए क्या हुआ, दिख नहीं रहा है? फोटो लो ना आजू बाजू से, वहां से ऐसे जूम करके एक फोटो लो। चलिए, हाँ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज देता हूं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज देता हूं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पेपर भेज रहा हूं, बट आपको डिस्क्रिप्टिव अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर करना है तो कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं है तो अभी नहीं करोगे, एक बार कंप्लीट होने के बाद करोगे तो भी चलेगा। मैं पेपर भेज रहा हूं उसमें। चलिए, मैंने पूरा पेपर भेजा है डिस्क्रिप्टिव के साथ, बट डिस्क्रिप्टिव वाले मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो आपने कर ही रखे होंगे, वैसे ही वाले हैं। चलिए, आपके लिए टोटल 5 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का टाइम है, 5 एमसीक्यू के लिए। अरे ओ, मैंने बोला है वो लिखना, वो लिखो, ये पहले देखो, ये एमसीक्यू सॉल्व करना है। चलो करो फटाफट। हाँ, आपका सिलेबस 10 तारीख के आसपास खत्म हो जाएगा, 10 तारीख से पहले पहले। सोमिल भाई प्लीज, आरुष प्लीज, क्वेश्चन पे ध्यान दो।
5 क्वेश्चन है, फटाफट करो। 5 more minutes।
हाँ भाई, जल, क्या आंसर आया? ए सी, चलिए तो आप लोगों का जो भी आंसर आया, चलिए आई थिंक राइट आंसर इज पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का डी एंड पांचवे का ए। कितने गलत हुए? 2 गलत। कोई ऐसा है जिसके पांचों सही हुए? एनीवन? पांचों सही हुए? वेरी गुड, पांचों सही हुए। पांचों सही नहीं हो सकते क्योंकि एक में गलती होने का चांस है, लास्ट वाले में या हाँ गलती हुआ होगा मैक्सिमम लोगों का तीसरे में, राइट, थर्ड में गलती हुआ होगा। अब एक बात बताओ, लास्ट का ए है, कैसे आया बताता हूं मैं सबका बता देता हूं। अगर मान लो किसी के 3 सही है देन वेरी गुड, 4 सही है वेरी वेरी गुड, 5 सही है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। और जिन लोगों के मतलब एक भी सही नहीं है भाई, रिकंसिडर नहीं तो एक भी सही नहीं है तो गलत है। अगर 2 सही है तो एवरेज है, ठीक है। 2 सही है तो मतलब 40% मार्क्स हुए भाई, वही हुआ ना, 2 सही है तो 40%, मतलब अपन डॉट पे पास हुए हैं, ठीक है। 1 या 0 सही है तो गलत है। 2 वाले ठीक ठाक पास हुए, जिनके 3 सही है वो 60% मार्क्स लेके आए हैं, 4 सही है वो 80% है, तो जिनके 3, 4, 5 सही है वो एग्जाम्शन वाले, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन में तो मेरे को नहीं लगता कुछ एक्सप्लेन करना है। एक बात बताओ, मैंने बताया था कि लीना की लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में रिसर्च करती थी, वहां पे एक असेट थी, रिसर्च बंद हो गया, उसके बाद उस एसी को क्या करे? 2 तरीके हो सकते थे, या तो वहीं से बेच दो, नहीं तो बिजनेस में ला लो। अगर बिजनेस में लाते हो तो ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा एंड एक्चुअल कॉस्ट निल लोगे। उसमें लिखा था कि निल वैल्यू से ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उस पे 100% डिडक्शन आपने पहले ले लिया है। तो पहले का आंसर है वो आपका ए है, पहले का आंसर है वो आपका ए है। चलिए दूसरा मिस्टर सी एज 35 ईयर्स इज अ वर्किंग पार्टनर इन द बीसीडी अ पार्टनरशिप फर्म। एक फर्म में ये पार्टनर है बंदा, वर्किंग पार्टनर है। विद द इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 द फर्म हैज पेड रेम्यूनरेशन टू मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। फर्म ने रेम्यूनरेशन पे किया मिस्टर बी को, मिस्टर सी को एंड मिस्टर डी को, तीनों ही वर्किंग पार्टनर है। बीइंग द वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म ऑफ रुपीज 2 लाख ईच, सबको 2-2 लाख रुपया ईच का रेम्यूनरेशन पे किया है। द फर्म हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 इन टोटल टू ऑल द 3 पार्टनर एंड द सेम इज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 12%। 12% की प्रिस्क्राइब लिमिट में है। द फर्म हैड अ लॉस ऑफ 1,12,000 आफ्टर डेबिटिंग रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन डेबिट करने के बाद फर्म को लॉस आ रहा है 1,12,000 का। आपसे पूछा है रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट है वो ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड है। यू बीइंग द सीए ऑफ मिस्टर सी आर द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम। व्हाट वुड बी हिज टैक्सेबल रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म। फर्म से कितना रेम्यूनरेशन जो मिस्टर सी को मिला वो टैक्सेबल होगा, आपको यही निकालना है। एक बात बताओ, फर्म का रेम्यूनरेशन अलाउ होता है वो बुक प्रॉफिट बेसिस पे होता है? हाँ भाई, और बुक प्रॉफिट का मतलब क्या था? पीजीबीपी इनकम जस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, यहां पे आपका पीजीबीपी का इनकम इन्होंने दे रखा है, वो तो लॉस दे रखा है 1,12,000 का। हाँ भाई, 1,12,000 का लॉस है।
अब 1,12,000 का लॉस है, बट गाइज ये तो आफ्टर रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट तो 12% दिया है, वो सही है। लेकिन एक बात बताओ, रेम्यूनरेशन अगर अपने को बुक प्रॉफिट निकालना है तो रेम्यूनरेशन को वापस से एड बैक करना पड़ेगा। एक को रेम्यूनरेशन 2 लाख दे रहे हैं, तो तीनों को मिला के कितना दिया? 6 लाख। तो ऐड कर दो रेम्यूनरेशन आपका 6 लाख, तो मुझे बताइए यहां पे आपका बुक प्रॉफिट कितना आया? 4,80,000। अब एक बात बताओ, 4,88,000 पे स्टार्टिंग के 3 लाख पे आपका रेम्यूनरेशन अलाउ होता है 90%, एंड बाकी वाले बैलेंस 1,88,000 पे आपका रेम्यूनरेशन अलाउ होगा 60%। तो इधर आया 2,70,000 और उधर कितना आया? 188 का 60%, 1,12,000। टोटल करो कितना आता है? 1,12,800 और 270, 3 लाख। मुझे एक बात बताओ, 3,82,800 इतना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा फर्म को? अरे बोलो ना हाँ। तो इतना अलाउ होगा तो इतना ही टैक्सेबल होगा। अरे भाई, तो अलाउ इतना होगा तो जितना फर्म को रेम्यूनरेशन अलाउ होता है उतना ही पार्टनर के हाथ में क्या होता है? टैक्सेबल। तो अलाउ होगा 382,800, तो टैक्सेबल भी होगा 382,800। 3 पार्टनर है, डिवाइड बाय 3 करो, डिवाइड बाय 3 तो 127,600 इतना टैक्सेबल हो जाएगा और फर्म को इतना अलाउ हो जाएगा। चलिए डन। इतना इजी नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट था। सबसे डिफिकल्ट तीसरा क्वेश्चन है। सबसे डिफिकल्ट तीसरा क्वेश्चन है, क्यों? शाहिद इज अ होलसेलर सप्लायर ऑफ द डाइज, प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग कैश पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसने ये कैश पेमेंट की है। 12 जून को इसने एक लोन का रीपेमेंट किया 27,000 का, टेकन फॉर द बिजनेस पर्पज फ्रॉम हिज फ्रेंड कुणाल। द रीपेमेंट इज ऑल्सो इंक्लूड द इंटरेस्ट। अब एक बात बताओ मुझे, पहली चीज तो हमने क्या बोला था? एक सेक्शन पढ़ी थी हमने, 2-3 सेक्शन पढ़ी थी अलग अलग, मैं आपको बताऊं। पहली चीज तो जहां जहां ऐसा एक लिमिट था कि 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, वो कहां कहां पे था? एक तो कोई असेट खरीदोगे तो 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो वो ब्लॉक में नहीं जुड़ेगा। हाँ भाई। एक दूसरा था 35 AD जो 14 बिजनेस है, उसमें कोई असेट खरीदा वो कैश में 10,000 से ज्यादा का नहीं। और एक अपन ने एक सेक्शन 40A3 पढ़ा था। कौन सा सेक्शन पढ़ा था? 40A3। एंड 40A3 बोलता था कि कैश में सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। हाँ भाई। अब एक बात बताओ, वो डिसअलाउड हो जाएगा। और उसमें एक और पॉइंट था कि ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया तो लिमिट 35,000 की है। हाँ। अब एक बात समझना, इन्होंने एक तो लोन का रीपेमेंट किया, तो लोन का रीपेमेंट तो ऐसे भी P&L के डेबिट में आएगा ही नहीं ना, तो डिसअलाउड अलाउड का सवाल ही नहीं होता। ठीक है। उसके बाद पोर्टेबल टाइम मशीन खरीदी 15,000 में। द पेमेंट वॉज मेड इन कैश ऑन वीकली इंस्टॉलमेंट करके। ठीक है, 3 वीकली इंस्टॉलमेंट। तो बेटा ये तो एक बात बताओ, पर डे पे 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं किया तो चलेगा, ये भी कोई बात नहीं, मशीनरी में पूरा 15,000 आएगा। पेमेंट ऑफ 10,000 मेड टू इलेक्ट्रीशियन ड्यू टू द अनफोर्सीन इलेक्ट्रिक सर्किट एट शॉप। अब एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसको बोला, पेमेंट किया, कैश में किया। इसमें इससे बोला है कि सब पेमेंट कैश में है। हाँ, कैश में पेमेंट है ना, तो 10,000 का कैश में पेमेंट किया तो चलेगा ना, 10,000 तक चलेगा। उसके बाद उसने पेमेंट किया अनरजिस्टर्ड डीलर को 13,500। आप लोगों ने ये क्या कर दिया? डिसअलाउड। ये डिसअलाउड किया। अब आगे बोला हुआ है, व्हाट विल बी द डिसअलाउड इफ शाहिद ऑप्ट टू डिक्लेयर एज पर सेक्शन 44 AD। एक बात बताओ, जब आप 44 AD लेते हो तो मैं बोलूं P&L के जो यहां टर्नओवर आता है उस टर्नओवर का सीधा कितना परसेंट लेने का? मल्टीप्लाई बाय 8%, 6% PGBP का इनकम। एक बात बताऊं, यहां डेबिट में कोई खर्चे ऐसे भी अलाउ नहीं होते, तो भले आप कैश में पेमेंट करो मत करो, TDS काटो मत काटो। मैंने क्या बोला था? सेक्शन 30 से 37 के जो खर्चे होते हैं वो आपको ऐसे भी अलाउ नहीं होते, वो डीम टू बी अलाउ हो गए, ऐसा मान लिया जाता है, तो इसमें कुछ भी डिसअलाउंस नहीं होगा।
देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप 44 एडी लेते हो, 44 एडीए लेते हो, वो ट्रांसपोर्टर वाला लेते हो, कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। तो जब अलाउ ही नहीं होता तो डिसअलाउड का सवाल ही नहीं है। सीधा आपकी इनकम आती है 6%, 8%, 50%, या वो हैवी व्हीकल के केस में 1000 पर टन और लाइट व्हीकल के केस में 7500 एंड ऑल। तो यहां पे बेटा डिसअलाउंस वगैरह का कोई सवाल ही नहीं है। तो एग्जामिनर ऐसा दे सकता है कि 44 एडी ले रहा है और बोला एक बंदे को उसने तो कैश में पेमेंट किया, तो आप बोलोगे डिसअलाउड। अरे भाई वो डिसअलाउड अलाउड का सवाल ही नहीं है। वो तब होता है जब आप पीएनडल बना रहे हो, आप नेट प्रॉफिट ले रहे हो, फिर उसमें डिसअलाउड करके ऐड कर रहे हो। ये तो प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन है। और प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन में ये बोला हुआ है, मैं आपको अगर मान लो बेयर एक्ट पे लेके जाऊंगा ना, तो इस सेक्शन में ये बोला हुआ है कि ये सेक्शन आपकी सेक्शन 28 से लेके एंड गाइस 43 तक की जितनी भी सेक्शन है, 43C तक की, उन सब सेक्शन को ओवरराइड कर देता है। ऐसा बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया नहीं, बट ये जो सेक्शन जब आप 44 एडी लेते हो, चलो मैं आपको एक बार बेयर एक्ट बताता हूं और बेयर एक्ट में आपको इस चीज को प्रूव करता हूं कि ऐसा क्यों अपन ने ये सब डिसअलाउड वगैरह नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट में मैं गया, यहां पे टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट पे गया, और इनकम टैक्स एक्ट पे जाने के बाद यहां पे आपका कौन सी सेक्शन, 44 एडी, 44 एडी पे आया और 44 एडी स्पेशल प्रोविजन ऑन द प्रिजम्पटिव बेसिस। अब एक बात बताओ, सबसे पहली लाइन में क्या बोला हुआ है पता है? देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन सेक्शन 28 to 43C। मतलब एक बात बोलू, इन्होंने ये बोला कि 28 से लेके 43C में जो दे रखा है वो नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब वो तिल लेने गया। तो एक बात बताओ, 48(3) जो होता है जिसमें कैश पेमेंट करते हैं, 48 रिलेटिव को पेमेंट करते हैं, 40 लाइक उसमें टीडीएस नहीं काटा, वो सब सेक्शन इसके बीच में ही तो आ रही है। तो उसमें जो दे रखा है वो कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो वो तुम्हारा पूरा ही, अगर आपको यहां डिसअलाउड वगैरह कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप एक चाहिए तो एक नोट लिख लो ना, एक नोट लिख लो। बेयर एक्ट मतलब एक्ट, विशेष कोई बात नहीं। चलिए चलिए लिखिए एक नोट, कहीं पे पीजीबीपी का नोट है, पीजीबीपी के टॉपिक में जाके जहां 44 एडी वगैरह है वहां ऊपर कहीं लिख लो ना, हाशिए में। हाशिया मतलब ऊपर जो बालकनी होती है ना, बालकनी में लिखो 44 एडी जहां है वहां ऊपर बालकनी में लिख लो 44 एडी ए, जहां पे भी बालकनी मिला वहां लिख लो, लिखो। चलिए बालकनी में लिख लो, लिखो। इफ assessee opt presumptive taxation, if assessee opt presumptive taxation under section 44 AD, 44 ADA, 44 AE, क्या लिखा आपने? अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA, 44 AE, then section 28 to 43C are not applicable. Then section 28 to 43C are not applicable. ठीक है। एग्जाम्पल एक लिख लो वहीं पे, एग्जाम्पल, इवन कैश पेमेंट मोर देन 10,000, इवन कैश पेमेंट मोर देन 10,000, इवन कैश पेमेंट मोर देन 10,000 should not be disallowed, मतलब सीधी सी बात है भाई, आप जब प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले लेते हो ना तो बाकी कुछ देखना ही नहीं है। बाकी कौन सा खर्चा डिसअलाउड अलाउड कुछ नहीं, सीधा बोला ना मैंने, पीएनडल ही नहीं बनाना आपको, तो पीएनडल ही नहीं बना तो अलाउड डिसअलाउड का सवाल ही नहीं, सीधा टर्नओवर का 8% या 6%। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए।
Mr. A is an eligible assessee following mercantile system of accounting carrying on eligible under section 44 AD. उसका टोटल टर्नओवर जो है इस साल का 130 लाख है. What will be the amount of deemed profit under section 44 AD में कितना इनकम होगा? एक बात बताओ, 130 लाख में से आपको क्या दे रखा है? 25 लाख रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक इसी साल में मिल गया, तो इस पे आप 6% लोगे. हाँ, 50 लाख रिसीव्ड बाय कैश ड्यूरिंग, तो इस पे आप 8% लोगे. 25 लाख रिसीव्ड बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, इस पे आप 6% लोगे. और 30 लाख नॉट रिसीव्ड टिल द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, इस पे आप 8% लोगे. भाई 6% कहां पे लगता है कि जो आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पैसा अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से मिला, तो वहां पे आपको 6% लेना, बाकी जगह कितना लेने का? 8. तो चलिए एक बात बताइए, इसकी टोटल पहले 130 हो रही है कि नहीं हो रही? इसकी टोटल 130 हो रही है कि नहीं हो रही? अरे 25 25 50 50 130, तो आपका कितना 9.4 लाख आ रहा है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. आपका जो डी है, दिस डी इज अ करेक्ट आंसर. आज का लेक्चर ओपन रहेगा? यस, आज का लेक्चर ओपन रहेगा. ये बोले हमको अब पता चला, नहीं तो हम आते ही नहीं. तो भी हम आते, पार्टी है ना. हाँ चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5. द WDV ऑफ ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है. ओपनिंग WDV 3,20,000 है. तो एक बात बताइए, ओपनिंग WDV 3,20,000. अ सेकेंड हैंड मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 वॉज एक्वायर्ड ऑन 1/9/2023 थ्रू अकाउंट पे ही चेक. अकाउंट पे ही चेक से 50,000 का एक मशीनरी खरीदा, बट पुट टू यूज ऑन 1/11/2023. तो मैं बोलूं हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो इसमें आपने परचेज को ऐड करना है, बट हाफ वाला है 50,000. अब आपके क्या दे रखा है? ड्यूरिंग जनवरी 2024 पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख, तो माइनस सेल कितना हुआ? 2 लाख. अब एक बात बताओ, बचा कितना? 1,70,000. अब एक बात बताओ, इसमें से हाफ वाला कितना है? 50,000. तो 50,000 पे 7.5% ले लो, कितना है? 3750. और बैलेंस कितना बचा? 1,20 पे 15%, 18,000. और एडिशनल नहीं मिलेगा क्योंकि सेकेंड हैंड खरीदी है, तो 18,000 और 3750 दोनों मिला के 21,750. तो मेरे को ये लगता है इसमें से देखो, जो MCQ थे ये वाला तो ठीक मैनेजेबल था. देखो 5 वाला मैनेजेबल था, चौथा मैनेजेबल था. दिक्कत वाला ये जरूर था, ये वाला जरूर था जहां आप कंफ्यूज हो सकते थे. ऊपर पार्टनर वाला अच्छा था, मतलब टॉप क्लास MCQ था. ऊपर वाला भी मैनेजेबल था क्योंकि मैंने बताया था कि लीना के जो बिजनेस में साइंटिफिक रिसर्च में एसेट, तो अगर 2 सही हुए हैं तो 40%, मतलब भाई आप बॉर्डर पे हो, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. जिनका 3 सही है यू आर गोइंग गुड करके, ठीक है. 4 सही है वो तो टॉप नोच, एकदम टॉप क्लास. 5 सही है तो एक्सेप्शनल. चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है. आपको घर पे जाके, और आज घर पे जाके कुछ होमवर्क दूं क्या? क्या क्वेश्चन एक ही तो दिया है? एक सेकंड रुक जाओ. हाँ चलो कोई बात नहीं, आज मत आ जाना. एक काम करो, सैलरी को रिवाइज करके आओ, ठीक है. और सैलरी को रिवाइज, और वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के MCQ बाकी है ना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के MCQ बाकी है, वो करके आओ. तो सैलरी को रिवाइज करके आओ, एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के जो MCQs है वो MCQs को करके आओ. कल अपन सैलरी कंटिन्यू करेंगे, बट भाई एक बड़ी कंडीशन है, सैलरी में रिवाइज करते रहना पड़ेगा. इसको रिवाइज आप करके आओ जितना पड़ा, क्योंकि क्या है ना, कहीं कहीं लिमिट्स है, और वो लिमिट्स को याद रखने के लिए आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा. तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं.